फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, पंखीराज घोड़े पर बैठकर राजकुमार राजकुमारी को लेकर बहुत दूर चला गया। अरे मिली, तू पढ़ने नहीं बैठी? देखिए माँ, आप बेटी को हर शाम ऐसे कहानी सुनाने मत बैठा कीजिए, इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। माँ, दादी को क्यों डांट रही हो? मैंने ही तो दादी से कहा था कि मुझे कहानी सुनाओ। अच्छा दादी, अब मैं पढ़ने जाती हूँ। अच्छा मेरे बच्चे, कल तुझे फिर कहानी सुनाऊंगी। मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है। बहू, मेरी लाठी जरा देना तो। ये लीजिए माँ, ध्यान से जाइएगा। ये आदमी अभी तक नहीं लौटा। आसमान का जो हाल है, लगता है रात में फिर आंधी तूफान आएगा। हाँ माँ, तूफान आया तो आज रात फिर बहुत सारे आम गिरेंगे। कितना मजा आएगा। कल फिर आम बीनने जाऊंगी। अब जाना होगा तब जाना होगा। चल अब पढ़ने बैठ। मिली, ए मिली, कहाँ है तू? अरे तुली, इतनी सुबह सुबह मिली को क्यों बुला रही हो? चाची, कल रात तूफान आया था, इसलिए मिली ने कहा था। क्या कहा था? अरे तुली, तू आ गई। चल जल्दी चल। अब फिर कहाँ जा रही हो तुम लोग? क्या माँ, मैंने तो कल रात ही आपको बताया था कि आज सुबह मैं आम बीनने जाऊंगी। और तेरी पढ़ाई? अब मुझे एक ही बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, वो सब तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। चल तुली, वरना एक भी आम नहीं मिलेगा। वो देख मिली, जमीन पर कितने आम पड़े हैं। लगता है इतनी सुबह किसी और की नजर नहीं पड़ी। हाँ ठीक कहा। चल चल, देर किए बिना फटाफट आम बैग में भर लेते हैं। मिली और तुली आम बीनने लगते हैं। तभी एक घायल पक्षी की आवाज मिली के कानों में पड़ती है। ये पक्षी की ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मिली, मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे छोड़ भी, कहा ना कोई पक्षी बोल रहा होगा। ये सब सोचकर हमें कोई फायदा नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो खत्म करते हैं। ये तो क्या कह रही है? आवाज सुनकर लग रहा है कि पक्षी शायद किसी मुसीबत में है। सुन तली, जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, वैसे ही पक्षियों को भी दर्द होता है। नहीं नहीं, मैं जरा उधर जाकर देखती हूँ। मिली थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक डाल जमीन पर पड़ी हुई है और उसके नीचे एक कोयल पक्षी दबा हुआ रो रहा है। तुली, जल्दी से एक बार इधर आ। मुझे सुनकर ही लगा था कि पक्षी को जरूर चोट लगी है। वो तो समझ गई, पर अब तू क्या करेगी? और क्या करूँगी, सबसे पहले ये डाल हटाते हैं। चल। मिली और तुली मिलकर डाल हटाकर पक्षी को बचाते हैं। वो देख मिली, उसके पंख में कैसे खून निकल रहा है। इसे कितनी तकलीफ हो रही है। मिली अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर पक्षी के कटे हुए हिस्से पर बांध देती है। अरे ये तूने क्या किया मिली? तू पागल हो गई है क्या? इस पड़े हुए पक्षी के लिए तूने अपनी इतनी सुंदर ओढ़नी फाड़ दी। अरे चुप कर। तो ऐसी ओढ़नी तो मैं 1000 खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर खून बहने से इसकी मौत हो गई तो? तू अब क्या करेगी? इसे घर ले जाएगी? ले तो जाना ही होगा। यहाँ छोड़ गई तो ये उड़ तो पाएगा नहीं, शायद भूख से ही मर जाएगा। और जब चाची ये देखेंगी, देखना तुझे बहुत डांटेंगी। अरे छोड़ भी ये सब, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। चल अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और एडवांस नहीं दे सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसे मत कहिए भाईजान, अगर यह काम चला गया तो मैं अपने परिवार को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, पर महीने के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। हर महीने तुम्हारी यही जिद रहती है।
असल में बेटी बड़ी हो रही, फिर घर में बीमार बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयाँ खरीदने में ही तनख्वाह का आधा पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तुम्हारी इतनी समस्या है तो कहीं और काम ढूंढो, तुम्हें अब मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी बात मत कहिए, काम चला गया तो मैं माँ और बीवी को लेकर कहाँ जाऊँगा। इतनी ही चिंता है तो पैसे मांगने मत आया करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सब झमेले। अच्छा ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो जाओ, मन लगाकर काम करो, मेरे कान के पास भिनभिनाओ मत। सुमन दुखी मन से चला जाता है। अरे तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? तू मुझे और कितना सताएगी? माँ, असल में मैं घूमते घूमते थोड़ी ज्यादा दूर चली गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ वो तो होगा ही, तेरे पास और कोई काम तो है नहीं, दिन भर बस घूमना फिरना और माँ को परेशान करना। और वो क्या है? कहाँ माँ, कुछ नहीं तो। अरे ये कोयल पक्षी फिर कहाँ से लाई तू? तो क्या मुझे शांति से जीने नहीं देगी ना? रोज रोज एक नई मुसीबत। माँ ऐसे क्यों कह रही हो? ये पक्षी तूफान में एक पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ था, इसे बहुत दर्द हो रहा था। तो क्या उसे घर पे ले आएगी और अपनी नई ओढ़नी फाड़कर उसका पंख बांध दिया? इस लड़की का मैं क्या करूं? बाप की नौकरी जाने को है और बेटी अच्छे अच्छे कपड़े बर्बाद कर रही है। अच्छी बात कही माँ, ये तो 2 साल पहले ईद पर पापा ने खरीद कर दी थी। वही हमारे लिए नया है, अब जा इसे कहीं दूर फेंक कर आ। ऐसी बात मत कहो माँ, इस पक्षी को मैं पालूंगी। तुझे कौन पालेगा उसका तो ठिकाना नहीं, और ये मैडम पक्षी पालेंगी। सच कह रही हूँ माँ, मैं तुम्हें इसके लिए जरा भी परेशान नहीं करूँगी। बहू वो छोटी बच्ची है, उसे इतना मत डांटो। आ मेरी बच्ची, मेरे पास आजा, देखो तो क्या पक्षी लाई है। आपके लाड प्यार से ही लड़की की आज ये हालत हुई है। आज पक्षी लाई है, कल कुत्ता बिल्ली सब ले आएगी, बस मुसीबतें बढ़ाती रहेगी। जो मर्जी करो। देखा माँ, गुस्से में चाहे जो भी कहे, मुझे पता है माँ मान जाएंगी। ला मेरी बच्ची, मेरे पास ले आ। ये लो दादी, ला रही हूँ। चल अब तुझे दादी के पास ले चलती हूँ। तुम आज भी माँ की दवा नहीं लाए, और कितने दिन दवा बंद रहेगी? अरे बिल्कुल याद नहीं रहा, असल में काम का इतना दबाव है, समझो ना, कुछ याद ही नहीं रहता। वो क्या मैं नहीं जानती, मुझसे बात मत छिपाओ। मैं तो जानती हूँ पैसे होंगे तभी तो तुम दवा लाओगे। अरे क्या कहती हो तुम, महीना तो लगभग खत्म हो गया, अगले महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, देखना तब सब ठीक हो जाएगा। बहू कहाँ गई? मेरे पैर का दर्द बढ़ गया है। क्या बेटा, आज दवा नहीं लाया? असल में माँ काम का इतना दबाव है कि वो संभाल नहीं पा रहा है, समझी ना? कितनी सारी चीजें दिमाग में रखेगा। हाँ बहू, सब समझती हूँ, उम्र हो गई है मेरी, अब तो मैं तुम लोगों पर बोझ हूँ। पता नहीं कब अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेगा, तब शांति मिलेगी। नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो माँ हैं, आप तो सब जानती हैं। रत्ना बत्ती बुझाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एक अजीब घटना घटती है। मिली की कमरे में जो मेज पर रखे पिंजड़े के अंदर का कोयल पक्षी बोल उठता है। और कितनी देर इस पिंजरे में बंद रहूंगी? अब तो सब सो गए हैं, बेहतर है कि मैं अपनी असली रूप में वापस आ जाऊं। अब जाकर थोड़ी शांति मेरी। पंख कैसे टूट गया है? 7 दिन पूरे हुए बिना मैं परीलोक वापस भी नहीं जा पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं यही रहूं,
इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो मुझे तकलीफ नहीं देंगे। देखो, तुम्हारा घाव काफी हद तक ठीक हो गया है। तुम तकलीफ मत सो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही फिर पक्षी को लेकर बैठ गई। पढ़ाई लिखाई ये सब तो चौपट हो गई है तुम्हारी। क्या कहती हो माँ? अभी तो सुबह हुई है। माँ, मुझे थोड़े चावल दो ना, पक्षी ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो सब चावल वावल नहीं मिलेगा। अरे एक बार इधर आना तो। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या हुआ रे माँ, क्या हुआ? तेरी माँ तेरे नाम पर इतनी शिकायतें क्यों कर रही है? ये कोयल पक्षी कल तूफान में बगीचे में पड़ा मिला था, इसलिए मैं इसे घर ले आई। तब से माँ बस मुझे डांटे ही जा रही है। बेबी, तुम बेवजह उसे क्यों डांट रही हो? ये तो पक्षी की मदद कर रही है। हाँ, वही तो कहोगे। तुम जिसकी मदद कर रहे हो, तुम्हारी मदद कौन करेगा? कब से कह रही हूँ चावल कम हो गए हैं, लेते आओ। लाते क्यों नहीं? 2 दिन बाद खुद के लिए चावल नहीं जुटेगा और बेटी पक्षी को चावल खिलाएगी। वो तो बहुत छोटी है माँ, उसे हमारी तरह इतना खाना नहीं लगता। बेबी, जब वो इतनी जिद कर रही है तो ला दो ना थोड़े चावल। मैं किसी भी तरह चावल ले आऊंगा। मैं नहीं दे सकती। तुम लोगों को जो करना है करो। ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं इनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी हो, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। सुमन बगल के कमरे में जाकर चावल से भरा बर्तन देखकर हैरान हो जाता है। अरे यहाँ तो बहुत सारे चावल दिख रहे हैं, लेकिन बीवी तो कह रही थी कि चावल नहीं है। बीवी, कहाँ हो? जल्दी एक बार इधर आओ तो। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो कह रही थी कि बर्तन में चावल नहीं है, तो इतने सारे चावल कहाँ से आए? अरे ये कैसे संभव है? यह तो तुम ही बता सकती हो। सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या झमेले। मिली के पक्षी के लिए मैं थोड़े चावल ले गया। सुमन थोड़े चावल लेकर चला जाता है और रत्ना हैरान होकर उस बर्तन की तरफ देखती रहती है। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे चावल, मैंने तो कल भी चावल कम देकर चावल कम बनाया था। देखो दादी, कोयल का घाव काफी सूख गया है। अरे हाँ, तो ये सब तेरी देखभाल का कमाल है मेरी बच्ची। देखभाल करने से ही रत्न मिलता है। अच्छा ठीक है, वो सब बाद में सुनूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। कोयल, बिल्कुल शरारत मत करना। तू फिर कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? और मैं इसे कैसे रखूंगी? मैं खुद तो ठीक से चल नहीं पाती। इतना मत सोचो दादी, ये बहुत प्यारी है। ये लो, इसे मेज पर रख दिया। देखना, यही चुपचाप बैठी रहेगी। बहू कहाँ गई? एक बार घर में आकर मेरी लाठी दे जाओ। दिन भर घर में लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बरामदे में आऊंगी। माँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती। हाँ, क्यों आओगी? सब मेरी किस्मत है। मैं तो अब तुम लोगों पर बोझ हूँ। हे भगवान, क्या मैं कभी अकेले नहीं चल पाऊंगी? मिली की दादी दर्द से कैसे रो रही है। मुझे उनका सारा दर्द दूर करना होगा। तुरंत दादी के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगती है और दादी लेटे हुए से उठकर खड़ी हो जाती है।
अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली खड़ी हो गई? बहू बहू देखो, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्यों माँ, ये कैसे संभव है? आप अकेले बिना लाठी के इतनी दूर कैसे आ गई? ये सब अल्लाह की मर्जी है बहू। शायद वही चाहते थे कि आखिरी उम्र में मैं थोड़ा अपने पैरों पर चलूं। ये देखो बहू, मेरे पैरों में अब बिल्कुल दर्द नहीं है। बेटे को अब मेरे लिए दवा लाने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गई, इसे में हम बहुत खुश हैं। उधर कमरे में किसी के न होने पर कोयल पक्षी फिर से परी का रूप धारण कर लेती है। सब कितने खुश हैं। छोटी बच्ची मेरी कितनी देखभाल कर रही है। अब तो बस कुछ ही दिन में यहाँ हूँ। जितने दिन रहोगी इनकी मदद करती जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे इन्हें कुछ ऐसा देना होगा जिससे इनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखती हूँ कोयल का घाव कितना सूखा। अगर इसका घाव पंख ठीक नहीं हुआ हो तो ये आसमान में भी उड़ नहीं पाएगी। अरे ये दोनों क्या अंडे हैं? कितना आश्चर्य है। ऐसे सुनहरे रंग के अंडे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। जाकर माँ को दिखाती हूँ। माँ देखो, हमारी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह बैल की तरह क्यों चिल्ला रही है? पापा तुम भी हो? ये देखो, मेरी कोयल पक्षी ने अंडे दिए हैं। ओ माँ, सच में? दिखा दिखा। ये देखो पापा, बिल्कुल सोने जैसा रंग है ना? अरे ये तो सोने के हैं। ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। दिखा, मेरे हाथ में दे तो। क्या बकवास कर रहे हो? अंडे भी कभी सोने के होते हैं क्या? विश्वास नहीं होता तो तुम ही देखो। मई रे, तू अंडे ये कहाँ से लाई? हाँ, ये तो असली सोने के अंडे हैं। विश्वास करो माँ, ये दोनों मुझे मेरी कोयल पक्षी के पास से मिले। अब समझी, घर में जो कुछ भी हो रहा था वो इसी पक्षी के कारण हो रहा है। बर्तन में इतने सारे चावल, फिर माँ का ठीक हो जाना, और आज ये सोने के अंडे। हाँ बीबी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमारे दुख के दिन खत्म। शायद अल्लाह ने हमारी मदद करने के लिए इसे हमारे घर भेजा है। इन अंडों को बेचकर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर सावधान, किसी को इस पक्षी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ ये दोनों अंडे बेचने। रोज रोज सुमन 2 सोने के अंडे सोने की दुकान पर बेचने जाता है। सुमन मियाँ, रोज रोज ये 2 सोने के अंडे कहाँ से ला रहे हो? बताओ तो, कोई खजाना मिला है क्या? नहीं नहीं, दुकानदार को सच नहीं बताया जा सकता, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? नहीं भाई, क्या बताऊं, मेरे जैसे गरीब आदमी को खजाना कहाँ मिलेगा। असल में ये पुराने, बहुत पुराने हैं। मेरी माँ के मायके में वो जमींदार थे ना, ये उसी जमाने के हैं। तो अगर इतना ही सोना था तो इतने दिन ऐसी गरीबी में क्यों जी रहे थे? समझते ही हो, माँ की चीज है, जब तक वो न चाहे क्या बेचा जा सकता है। मैं चलता हूँ। नहीं, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमन के दुकान के मालिक को यह बात बतानी होगी, वही चलता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सोने के अंडे? जानता था तुम विश्वास नहीं करोगे।
इसीलिए अंडे साथ लाया हूँ। क्या आश्चर्य है, ये तो सचमुच सोने के अंडे हैं। वो तो कह रहा है वो सुमन अब ज्यादा दिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा, देख लेना। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, उसे इतने अंडे मिल कहाँ से रहे हैं? तुमने ही तो कहा कि वे उसके माँ के मायके की अमानत है। अरे धत, वो सब झूठ है। रोज रोज अपने पैसे खर्च करके मैं अंडे नहीं खरीदना चाहता। मुझे जानना होगा कि उसे ये अंडे कहाँ से मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो जानना ही होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा, बताओ तो। सारा रहस्य उसी घर में है। तुम बस यह बताओ कि मेरे साथ चलोगे या नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा कर्मचारी मुझसे ऊपर उठ जाए, इसीलिए चल सकता हूँ, पर एक शर्त पर। फिर क्या शर्त? हर चीज का आधा आधा हिस्सा होगा, क्या मंजूर है? आधा? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? तो फिर तुम अकेले जाओ, और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे मत पकड़ना। अच्छा, तुम्हारी बात ही सही, जो करना है आज ही करना होगा। अरे बाप रे, कितने मच्छर है यहाँ, सारा खून आज ही पी जाएंगे लगता है। आहा, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो खैर नहीं। इससे अच्छा है कि कान लगाकर सुनो वो क्या कह रहे हैं। सच में सब कुछ किसी कहानी जैसा लग रहा है। देखते देखते कैसे हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। हाँ बीवी, अब मैंने सोचा है कि गांव के दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ अपना भला करने से अल्लाह नाराज होगा। तुमने ठीक कहा। अब से जो अंडे मिलेंगे उन्हें बेचकर गांव के दूसरे गरीब असहाय लोगों की मदद करेंगे। हाँ बीवी, अब सो जाओ। कल सुबह कोयल पक्षी जो अंडे देगी उन्हें बेचकर फिर सोचेंगे क्या करना है। मिली जिस दिन पक्षी लाई थी मैं कितना गुस्सा हुई थी, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी की दया से है। वो तो तुमने ठीक कहा, उसी के कारण तो हमारी किस्मत खुल गई। चलो अब सो जाओ। कोयल पक्षी? इसका मतलब ये सारे अंडे कोयल पक्षी दे रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें उस पक्षी को ढूंढना ही होगा। हाँ भाई जल्दी चलो, मुझे लगता है वो उनके बेटी के कमरे में ही है। सुना नहीं, पक्षी को वही लाई थी। हाँ ठीक कहा, जल्दी चलो। वो रहा पक्षी। कुछ भी करके हमें वो पक्षी हासिल करना ही होगा। ये लो, मेरे पास सारे औजार हैं। खिड़की खोलकर अभी पक्षी को बाहर निकालते हैं। अब खजाना हमारे हाथ में है। अब से सोने के अंडे हमें मिलेंगे। हाँ भाई ठीक कहा, किसी को पता चलने से पहले चलो अब। वे दोनों पक्षी का पिंजरा लेकर भागने लगते हैं कि सुनहरी रोशनी में चमककर पक्षी परी का रूप ले लेती है। शैतानों की टोली, तुम लोगों ने सोचा था कि तुम मुझे चुरा कर ले जाओगे। अरे बाप रे, ये मैं किसे देख रहा हूँ? परी? अरे भागो भागो। मेरे हाथ से बचना इतना आसान नहीं है। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि चोरी करने का सारा शौक मिट जाएगा। परी के जादू से दोनों के शरीर पर बड़े बड़े चींटे काटने लगते हैं। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाबा रे, चींटों ने काट काट कर खत्म कर दिया। खुजला खुजला कर ही खत्म हो गया। दोनों के चिल्लाने से सबकी नींद टूट जाती है। अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे मैं क्या देख रहा हूँ? असली परी? इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे आप लोग यहाँ? अरे परी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे सुमन, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ।
तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी ही पाली हुई कोयल पक्षी हूँ। कोयल पक्षी? लेकिन तुम परी कैसे बन गई? मैं परी बनी नहीं, बल्कि कोयल पक्षी बनी थी। असल में धरती घूमने आई थी और तूफान ने मेरा पंख टूट गया। इस कारण 7 दिन तक मैं परीलोक नहीं लौट सकती। ये जानकर मैंने कोयल पक्षी का रूप धारण कर लिया। क्या कह रही हो ये सब? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आज 7 दिन पूरे हो गए। तुम लोगों ने इतने दिन मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के अंडे उपहार में दिए। लेकिन इन शैतानों ने लालच में आकर मुझे चोरी करने की कोशिश की। अरे बाप रे, मर गए। हमें छोड़ दो परी। हमने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अब हम अपनी गलती समझ गए। हाँ परी, कृपया हमें छोड़ दो। छी छी, तुम लोगों का इतना लालच। जब वे माफी मांग रहे हैं तो तुम उन्हें माफ कर दो परी। ठीक है, तुम्हारी बात पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अब मुझे परीलोक वापस जाना होगा। क्या अभी चली जाओगी? हाँ मिली, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मौका मिला तो मैं फिर आऊंगी। जरूर आना, तुम्हारा कर्ज हम कभी नहीं भूलेंगे। शिक्षक जी, मैं प्रधान हूँ, ऊपर से बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, नाव में गिरे हुए हैं, कहीं भी जाने की जगह नहीं है। कृपया हमें थोड़ी जगह दे दे। देख रहे हो अजय भाई, अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बारिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों में भयंकर बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो हमें कहीं न कहीं शरण लेनी पड़ेगी। सही कह रहे हो अमित, हमारे जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बताओ, इस बारिश ने हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब अगर ऐसे ही बारिश होती रही और बाढ़ आ गई तो जो थोड़ी बहुत फसल बची है वह भी खत्म हो जाएगी। फिर पूरे साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। तुम लोग बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगर बाढ़ आती है तो हम कहीं और शरण ले लेंगे। पर बताओ तो, हम कहाँ शरण लेंगे? हर जगह तो बाढ़ का पानी होगा। वैसे भी शरण केंद्र में हमें जगह नहीं मिलेगी। वहाँ तो सब बड़े लोग रहते हैं। गरीबों के लिए इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ अजय भाई, चलो हम एक बार प्रधान जी से मिलकर आते हैं। वह जरूर कोई फैसला लेंगे, हमें शरण केंद्र में एक खास जगह दिलवा देंगे। नहीं तो हम जैसे गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो अमित भाई। पिछले साल की बात याद नहीं है? जब हम प्रधान जी के पास गए थे तो वह कितने परेशान हो गए थे। एक साल में बहुत कुछ बदल सकता है। चलो हम एक बार फिर प्रधान जी के पास चलते हैं, उनसे बात करके आते हैं। अगर वह हमें शरण केंद्र में रहने देते हैं तो हम अगले 1-2 दिन में ही परिवार के साथ वहाँ चले जाएंगे। हाँ, तुम लोग जाओ। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आने ही वाली है। वैसे भी कल नदी का पानी बहुत बढ़ गया था। हमें अब एक सुरक्षित जगह की बहुत ज़रूरत है। आप कैसे इंसान हैं बताइए? गांव में इतनी तेज बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, और आप यहाँ आराम से तंबाकू खा रहे हैं। आपको गांव वालों की जरा भी फिक्र नहीं है। उन्हीं लोगों ने तो आपको प्रधान बनाया है। वे आपका इतना सम्मान करते हैं और आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। अरे उन गरीबों के बारे में सोचकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा? इससे अच्छा है कि तुम खिचड़ी और इलिस मछली तल कर लाओ। बाहर बारिश हो रही है
और बारिश के दिनों में खिचड़ी, इलिस मछली खाने का मजा ही अलग है। गांव में सुनाई दे रहा है कि बाढ़ आएगी। अगर बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या आपने कुछ सोचा भी है? कहाँ जाएंगे? अगर गांव में बाढ़ आती है तो हम सरकारी शरण केंद्र में चले जाएंगे। गांव के सारे अमीर परिवार उसी शरण केंद्र में जाएंगे। और वो गरीब परिवार, वे क्या करेंगे? वे कहाँ जाएंगे? क्या आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं? अरे बाबा, क्या मुसीबत है, वे कहाँ जाएंगे यह मैं कैसे बताऊंगा? गरीबों का जन्म ही दुख झेलने के लिए हुआ है। उन्हें संघर्ष करके जिंदा रहना पड़ता है। देखो, शायद वे अपने घरों में ही बचे रहें। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। गरीब और अमीर लोग में कोई फर्क नहीं होता। आप बता, किसी का चेहरा देखकर नहीं आती है। सरकार से आपको उनकी उम्मीद के लिए बहुत सारे पैसे मिले हैं, उनसे उनकी सहायता कीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शीला। मैं उन पैसों को उन पर खर्च करूं? किसने कहा तुम्हें ऐसा सोचने के लिए? मैं उन पैसों को बचा कर रखूंगा। एक भी पैसा मैं उन गरीब भिखारियों पर खर्च नहीं करूंगा। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। याद रखिएगा, भगवान आपको आपके पाप की सजा देंगे। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इन पैसों को रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। प्रधान जी, 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। एक का नाम अमित और दूसरे का अजय। वे इसी गांव के रहने वाले हैं। लगता है बाढ़ के बारे में बात करने आए हैं। जाकर कह दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता और मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगा। क्या इन लोगों को खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है? सुबह सुबह मेरे घर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रधान जी, बेगम साहिबा सही कह रही है, आप उनसे मिल लीजिए। वे सच में बहुत मुसीबत में हैं। उनके पास परिवार को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, मुझसे जबान चला रहे हो। मैंने एक बार कह दिया कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मैं आपके जैसे निर्दयी और बदतर दिल इंसान के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, जाओ, उन्हें मेरे पास ले आओ और उनसे कहना कि जल्दी बात खत्म करें। मेरे पास इतना समय नहीं है। प्रधान जी, आप तो गांव के हालात जानते ही हैं। गांव में भयंकर बाढ़ आएगी, नदी का पानी बढ़ रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? कृपया हमें शरण केंद्र में रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या तुमने सरकारी नियम नहीं सुने? शरण केंद्र में सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं। वहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इन्हें लेकर तुम लोग घर चले जाओ। आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? टीवी पर तो दिखाया जा रहा था कि सरकार की तरफ से हमारे लिए बहुत मदद आई है, धान, गेहूं, चावल और भी बहुत कुछ। अगर बाढ़ आती है तो हमें यह सब मिलेगा, है ना? अरे ये सब झूठी खबरें हैं। सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम लोग के पैसे हड़पने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। इस गांव की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग चिंता मत करो, घर जाकर अपने रहने की व्यवस्था खुद करो। मैं तुम्हें शरण केंद्र में नहीं ले जा पाऊंगा। प्रधान जी, आपके दोनों पैर पकड़ता हूँ। आपके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाढ़ के पानी में डूबकर मरने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम लोग बेकार में मेरे पास आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। पर मैंने तुमसे कहा है ना, अगर सरकार से कोई मदद मिलती है तो मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। ठीक है प्रधान जी, आपको हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन याद रखिएगा, किसी को धोखा देकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अरे जाओ जाओ, मुझे ज्ञान देने चले आए हो। मुझे ज्ञान मत दो, पहले खुद को बाढ़ से बचाओ, फिर देखा जाएगा कि कौन क्या करता है। क्या हुआ अजय भाई, तुम लोग प्रधान जी से बात करने गए थे तो कुछ बताया क्यों नहीं? इधर बाढ़ का पानी गांव के अंदर घुसने लगा है, हमें बहुत जल्दी कुछ करना होगा। शिक्षक जी, हम प्रधान जी से बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शरण केंद्र में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ वही लोग वहां रह सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। छी छी छी, इस मुसीबत के समय में भी वह इतना बड़ा झूठ बोल पाए? यह सब झूठ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। मैंने एक योजना बनाई है। गांव में जितने भी गरीब परिवार हैं, हम सब मिलकर जमीन के कुछ फुट नीचे एक गहरा गड्ढा खोदेंगे और बाढ़ के दौरान वहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं शिक्षक जी? जमीन के नीचे रहना कैसे मुमकिन है? निचले स्तर के जानवर जब आपदा आती है तो जमीन के अंदर चले जाते हैं। जब तक बाढ़ या प्राकृतिक आपदा खत्म नहीं होती, तब तक वे वहां से बाहर नहीं निकलते। हम भी ठीक वैसा ही करेंगे। जब बाढ़ शुरू होगी, हम जमीन के नीचे चले जाएंगे और कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे। बाढ़ का पानी हटते ही हम फिर से बाहर आ जाएंगे। सब कुछ तो समझ गया, लेकिन खाने पीने का क्या होगा? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ भी बीमार है, उनकी उम्र भी बहुत हो गई है। इतने सारे लोगों के साथ जमीन के नीचे कैसे रहेंगे? सब कुछ जमीन के नीचे ही करना होगा। हम जरूरी खाने पीने का सामान लेकर जमीन के नीचे जाएंगे, वहीं खाना बनाने का इंतजाम करेंगे। छोटे बच्चों के लिए जरूरी खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर जाएंगे। तुम हमारे साथ रहना, हमें अपनी सलाह और मदद देना। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। आप लोग अपने अपने घर जाइए और अपनी अपनी पत्नियों से बात कीजिए। बताओ, मैंने कैसा खेल खेला? एक तीर से दो निशाने लगाए। जिन लोगों को मैं शरण केंद्र में जगह नहीं दूंगा, वे निश्चित रूप से बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि बाढ़ बहुत भयंकर होगी। जब ये लोग मर जाएंगे तो इनकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। ओह अच्छा, तो प्रधान जी, आप इन लोगों को सिर्फ जमीन हड़पने के लिए मौत की तरफ धकेल रहे हैं? अरे सिर्फ यही नहीं, सरकार से गांव के गरीब लोगों के लिए चावल, दाल और बहुत सारी राहत सामग्री आई थी। मैंने वह सब बेचकर पैसे खुद रख लिए हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपकी पत्नी तो गर्भवती है, ऐसी बाढ़ की स्थिति में वह क्या करेगी? सारे अस्पताल तो बंद रहेंगे। अरे सुनो, पैसे हो तो इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। पैसे से मैं अपनी पत्नी की सारी समस्याओं का हल कर लूंगा। अब जाओ, मेरे लिए एक अच्छा सा पान बनाओ, मैं आराम से बैठकर पान खाऊंगा। सुनीता, हमने एक हल निकाल लिया है। अब कोई चिंता नहीं है। गांव में बाढ़ का पानी घुसते ही हम एक उपाय करेंगे। जो भी हो, प्रधान जी इस समय हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करेंगे, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खैर, क्या उपाय निकाला है? हमारे गांव में एक शिक्षक है ना, वह बहुत अच्छे इंसान है।
उन्होंने कहा है कि जब बाढ़ का पानी गांव में घुसेगा तो हम सब मिलकर जमीन के नीचे चले जाएंगे, वहां कुछ दिनों तक रहेंगे। लेकिन खाना कहाँ खाएंगे? खाना बनाने के लिए जरूरी सामान हम साथ ही लेकर जाएंगे। क्या पता यह भयंकर बाढ़ कितने दिन चलेगी। जितने दिन बाढ़ रहेगी उतने दिन हम जमीन के नीचे से बाहर नहीं निकलेंगे। कल सुबह से हम जमीन खोदने का काम शुरू कर देंगे। आखिरी समय में शिक्षक जी हमारे साथ है, नहीं तो हमें ये तरकीब कहाँ से मिलती। अब और देर मत करो, सब सो जाओ, कल सुबह काम शुरू करना है। क्या हुआ प्रधान जी, आपने मुझे बुलाया था? मनोज मुझे बुलाकर लाया। तो बताइए क्या कहना है? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। शिक्षक जी, मैं तुम्हें एक समझदार इंसान मानता था, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सुना है कि तुम गांव के गरीब लोगों को लेकर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर वहां रहोगे। मैं क्या करूं बताइए। आप जैसे समझदार लोग तो उनकी मुसीबत में आगे नहीं आए। अगर मैं भी हिम्मत हार जाता तो ये लोग भूखे रहकर बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते। शिक्षक जी, तुम उन्हें छोड़ दो, तुम हमारे साथ शरण केंद्र में चलो। मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूंगा, तुम्हारे परिवार को सुरक्षा दूंगा। उन 2-4 गरीब लोगों के मरने से गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। आप इतना नीचे गिर सकते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं होते? मैं कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जब तक यह बाढ़ नहीं चली जाती मैं वहीं रहूंगा। अरे जाओ जाओ, यह बाढ़ का पानी किसी को नहीं बचा पाएगा। आखिर में तुम्हें शरण केंद्र में आना ही पड़ेगा। भाई जल्दी हाथ चलाओ, अब और देर नहीं की जा सकती। बाढ़ का पानी घुस रहा है, जल्दी गड्ढा खोदो, और गड्ढा बहुत गहरा होना चाहिए। आज शाम तक हम परिवार के साथ जमीन के नीचे चले जाएंगे। सही कह रहे हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि खाने पीने और जरूरी सामान इकट्ठा कर ले। हम सब कुछ लेकर जमीन के नीचे जाएंगे। शिक्षक जी, कल प्रधान जी ने आपको बुलाया था, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे अपनी टीम में लेने के लिए बुलाया था, ताकि मैं उनके साथ शरण केंद्र में चला जाऊं। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। गांव के इन बेसहारा लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन प्रधान जी को उनके पापों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आज वह हमें शरण केंद्र में ले जाते तो हमें यह बुरा दिन नहीं देखना पड़ता, जमीन के नीचे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तुम चिंता मत करो अमित भाई, जमीन के नीचे सब कुछ इसी तरह से व्यवस्थित किया गया है कि बाढ़ का पानी वहां नहीं घुस पाएगा। हम बिल्कुल सुरक्षित और आराम से रह पाएंगे। ये लो, यहाँ जरूरी खाने पीने का सामान है, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। और यह जरूरी दवाइयाँ भी है। जाओ जाओ, अब और देर मत करो, सब लोग तैयार हो जाओ। हमें जमीन के नीचे जाने का समय हो गया है। क्या हुआ शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हमें शरण केंद्र में जाने का समय हो गया है और तुम यहाँ बैठी हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शरण केंद्र में नहीं जाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? शरण केंद्र में नहीं जाओगी, सब कुछ तैयार है और तुम अब जाना नहीं चाहती हो, तो क्या यहाँ बैठे बैठे बाढ़ के पानी में डूबकर मरोगी? मैं बचपन से ही इस गांव में बड़ी हुई हूँ और आज मैं निर्लज्ज होकर अकेले शरण केंद्र में नहीं जा पाऊंगी। आज मैं इन गांव वालों को
मुसीबत में छोड़कर अकेले शरण केंद्र में नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। जब तुम अकेले मुसीबत में पड़ोगी तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी कहो, जमीन के नीचे हम बहुत अच्छे हैं। आज सबके लिए खिचड़ी बनाएंगे। हाँ हाँ, अच्छी तरह से खिचड़ी बनाओ। जितने दिन हम जमीन के नीचे रह रहे हैं खुशी से गुजारेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता निकाल दिया। पता नहीं ऊपर बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है और किसका किसका नुकसान होगा। सब ठीक है, अमीर लोग तो शरण केंद्र में चले गए हैं, वहाँ उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही है। सब लोग खुशी से दिन बिता रहे हैं। हमें इस बारे में अफसोस नहीं करना चाहिए। हम उनसे किसी भी मायने में कम नहीं हैं। लेकिन इस बात के लिए हमें शिक्षक का धन्यवाद करना चाहिए। अगर शिक्षक जी हमारे रहने की व्यवस्था जमीन के नीचे नहीं करते तो हम सब बाढ़ के पानी में मर जाते। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं बचपन से इस गांव में बड़ा हुआ हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा। इन दुख भरी बातों को सुनना अब अच्छा नहीं लगता। हम सब मिलकर इस जमीन के नीचे के खुशी भरे संसार में रहना चाहते हैं। जो भी कहो प्रधान जी, शरण केंद्र के हालत बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है और पानी भी। देखकर पता नहीं चलता कि बाहर बाढ़ से लोगों को नुकसान हुआ है। आप जानते हैं सरपंच साहब, कुछ गरीब लोगों ने मिलकर जमीन के नीचे घर बनाया है। वे वहीं रहेंगे।